अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं अपनी वेबसाइट्स को उसके उसमें। अब हमारी बुक में ये चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, तो रेफरेंस के लिए इस वेबसाइट को फॉलो करेंगे। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस होते क्या है वैसे, किसी को आइडिया है रेस्पॉन्सिव क्या होता है? हम्म, आप लास्ट में से यहाँ आ जाएं, आप दोनों यहाँ आ जाएं, केप वाले और ये बराबर में जाएं। हाँ, आप दोनों भी आ जाएं, यहाँ जगह है गई ना, अंदर चले जाएं। यहीं से क्लास में आने का टाइम क्या है? 9:10 तक का मैंने बोला हुआ है, अभी देखें 9:20 हो रहा है। आप यहाँ आ जाएं। असाइनमेंट हो गए सारे? खड़े हो जाएंगे बस। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट है ना हर स्क्रीन के हिसाब से रेस्पॉन्स करे। मीन्स कि अगर मैंने मोबाइल में अपनी आपकी वेबसाइट खोली हुई है ना, तो उसका लेआउट मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अगर टेबलेट खोला हुआ है तो टेबलेट के हिसाब से उसका साइज़ जो है एडजस्ट हो जाए। तो रेस्पॉन्सिव हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमारी वेबसाइट हर तरह के यूज़र्स के लिए, क्योंकि हर किसी के पास तो कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। पहले क्या होता था कि जब टैबलेट्स और फ़ोन्स नहीं थे तो सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही वेबसाइट्स बनाई जाती थी, बड़े डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट्स बनाई जाती थी। तो उस वक्त रेस्पॉन्सिव का कॉन्सेप्ट नहीं था। तब क्या होता था कि हम सिंपल जो है ना एक ही लेआउट में एक ही साइज़ की वेबसाइट बनाते थे, जो कि पीसीज में सबके पास ओपन होती थी। फिर बाद में मोबाइल और टैबलेट्स आए तो हमें अब हर स्क्रीन के लिए बनाना होता है, क्योंकि 90% जो है ना लोग मोबाइल ही यूज़ करते हैं, हर किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता। तो इसलिए एक बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट बनाते हैं, तो रेस्पॉन्सिवनेस आपको आनी चाहिए। पिछली कुछ क्लासों में हमने एक दो एग्जाम्पल देखी थी, इतना ज़्यादा नहीं देखा था, तो वही हमारा आज का टॉपिक है। तो रेस्पॉन्सिव बनाते कैसे हैं और क्यों बनाते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बनाते कैसे हैं, क्या इसका प्रोसेस है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मेक योर वेब पेज लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस। ठीक है, पहली लाइन यही है कि आपने हर डिवाइस के लिए अपने वेब पेजेस को अच्छा बनाना है। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन ओनली जो है ना यूज़ करती है HTML और CSS, इसमें जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड नहीं है। आप सिर्फ HTML और CSS से भी रेस्पॉन्सिव अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं। उसके बाद क्या है कि डिज़ाइनिंग फॉर दी बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यूज़र, वही वाली बात है कि कैन बी व्यूड डिफरेंट डिवाइसेस, डेस्कटॉप, टैबलेट्स, ऑन फोन। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, तो आप हर किसी के लिए अपनी वेबसाइट्स को अच्छा कैसे करते हैं कि रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन व्हेन यू यूज CSS एंड HTML टू रिसाइज, हाइड, श्रिंक, एनलार्ज। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि मतलब श्रिंक करते हैं हम, फ्लेक्स यूज़ कर रहे थे जब पेज छोटा होता है कि हम श्रिंक प्रॉपर्टी देते हैं तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से हमने देखा था श्रिंक के साथ और कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी, याद है किसी को? फ्लेक्स में ही आती है, वो आइटम के लिए यूज़ होती है। जो जब हम वेब पेज को बड़ा करते हैं तो वो ग्रो बताया था मैंने, एक ग्रो प्रॉपर्टी होती है और एक क्या होती है, श्रिंक होती है। श्रिंक छोटा करती है उसको जैसे स्क्रीन छोटी होती है, और ग्रो क्या करती है, बड़ा करती है। जैसे जैसे स्क्रीन का साइज बड़ा होता जाएगा आपके बॉक्सेस ग्रो होते जाएंगे। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब इसकी कोई एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे कि इसी को दिखाते हैं यहीं पे। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पहले जो मोबाइल मतलब जो बड़ी स्क्रीन है ना टैबलेट्स वाली या डेस्कटॉप वाली, उसमें देखो कैसे लेआउट बना हुआ है। एक ऊपर बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है, चेनिया पता नहीं क्या, चाइना, सही है। एक बॉक्स बना हुआ है ये, उसके बाद यहाँ दो बॉक्सेस बने हुए हैं। एक ये बॉक्स है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट रैप हैं, और एक ये बॉक्स है जिसके अंदर हेडिंग और ये टेक्स्ट रैप है, सही है। तो यहाँ पे कैसे बना हुआ है, एक सिंगल बॉक्स, उसके बाद ये दो बॉक्स। अगर हम ग्रिड का यूज़ करें तो हम कैसे बनाएंगे, पहले हम ग्रिड बना के ग्रिड को हम ऑटो 2 देंगे ताकि वो 2 कॉलम की जगह ले। फिर उसके बाद
पहले वाले को हम बोल देंगे कि स्पैन कितना कर लो, 2 का कर लो, तो वो पूरा हो जाएगा। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे भी यही किया हुआ है। तो एक बॉक्स है, एक बॉक्स ये है, उसके बाद एक सिंगल बॉक्स है और फिर ये बॉक्स है। अब इसके अंदर भी इन्होंने इस तरह से आइटम्स बनाए हुए हैं। तो अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो आप देख रहे हो आइटम्स की जो है ना पोजीशन चेंज हो रही है। मतलब बड़ी स्क्रीन पे ये बॉक्सेस यहाँ आएंगे और इसके साथ टेक्स्ट आएगा, छोटी स्क्रीन पे ये मेरे बॉक्सेस पूरी विड्थ ले लेंगे और इसके नीचे इस तरह से ये टेक्स्ट आ जाएगा। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि शायद इन्होंने भी वही यूज़ की हुई है। हाँ देखें, ग्रिड एरिया का मैंने बताया था कि आप किसी भी आइटम को, अब इन्होंने आइटम 1 किसको क्लास दी हुई है, आइटम 1 इन्होंने क्लास दी हुई है जिसके अंदर इन्होंने ये लिखा हुआ है चेनिया, ठीक है, या चाइना जो भी है। तो उसके अंदर इन्होंने अब क्या किया हुआ है कि ग्रिड एरिया 1 को स्पेन 6 दिया हुआ है। मतलब वो 6 स्पेन का हर स्क्रीन में देख रहे हो ना, सबके अंदर इन्होंने 1 को क्या दिया हुआ है, 6 स्पेन का दिया हुआ है। तो इसलिए वो पूरी विड्थ कंटेन कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की, सही है। तो मतलब पूरी विड्थ के लिए उन्होंने क्या करा हुआ है, ग्रिड एरिया 1 किया हुआ है। हमने ये पढ़ा था कि ग्रिड एरिया 1 क्या करता है, 1 आप बताते हो कि आपका कॉलम किस पोजीशन से स्टार्ट होगा। स्पेन 6 का मतलब कि कितने कॉलम्स कंटेन करेगा। अभी मैंने 6 दिया हुआ है तो मतलब वो 6 कॉलम्स की स्पेस को कंटेन कर रहा है नंबर 1 वाला। पहले से लेके हमारे पास जो लेआउट बन रहा है, पहला बॉक्स नंबर 6 तक पूरी स्पेस ले रहा है, जो कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हो रहा है, सही है। तो ये तक खैर ये तो ग्रिड वाला हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, अभी हम पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिव वाला। तो ये जैसे मतलब मैं छोटा कर रहा हूँ तो मेरे बॉक्सेस सिंगल लाइन में आ रहे हैं, मतलब सारे ब्लॉक एलिमेंट्स बन रहे हैं और एक के नीचे एक के नीचे एक इस तरह से एलिमेंट्स मेरे शो हो रहे हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं मीडिया क्यूरीज वगैरह यूज़ करके, जो कि रिस्पॉन्सिव का टॉपिक होता है इसमें। अच्छा, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मैंने पहले भी बताया था, किसी को पता है, आइडिया है क्या, किसको बोलते हैं व्यू पोर्ट? हमारे वेबसाइट के नहीं, हमारी स्क्रीन के जो ये देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी जो है ना ये एरिया ऊपर से नीचे यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया, ये क्या कहलाता है, व्यू पोर्ट। ये कौन आया पीछे, ये क्लास में आने का टाइम है। असाइनमेंट हो गए पांचों, खड़े हो जाओ यहाँ पे, इस तरफ आके सारिम के बराबर में। क्लास में 9-10 तक आ जाए, 9-10 के बाद आज तो मैं आने दे रहा हूँ, 9-10 के बाद जो आएगा ना फिर वो फायदा वापसी घर जाएगा, सही है। थोड़ा सा चीज़ों को सीरियस लेके चल रहे हैं बस। व्यू पोर्ट क्या होता है, व्यू पोर्ट जैसे आप देख रहे हो ये ब्राउजर में वेबसाइट खुली हुई है। अब यहाँ टॉप से लेके नीचे तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो वेबसाइट का जो एरिया होता है ना, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। हमने हाइट के लिए 100 VH यूज़ किया था। VH का क्या मतलब होता है कि व्यू पोर्ट, मतलब व्यू जितना आपका व्यू पोर्ट है ना उतनी हाइट कंटेन कर लो। तो जब हम उसको VH देते हैं ना तो आपका बॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्क्रीन की हाइट को कंटेन कर लेता है। तो व्यू पोर्ट कहलाता है कि आपकी वेबसाइट का जो विड्थ और हाइट है उस चीज़ को व्यू पोर्ट बोलते हैं। यूजर विजिबल एरिया ऑफ अ वेब पेज, ठीक है, वही बात है। अच्छा, व्यू पोर्ट वेरीज विद द डिवाइस एंड विल बी स्मॉलर ऑन अ स्मॉल। अच्छा, पहले यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है, अगर आप देखो ना यहाँ लिखा हुआ है कि बिफोर टैबलेट एंड फोन, यही वाली बात मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मोबाइल्स के लिए और टैबलेट्स, पहले हम इन दोनों के लिए वेबसाइट्स नहीं बनाते थे, सिर्फ कंप्यूटर के लिए बनाते थे। तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त सिर्फ हम एक फिक्स साइज के लिए स्टैटिक डिजाइन्स को बनाते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये व्यू पोर्ट आ गया, मतलब मोबाइल्स और टैबलेट्स आ गए, तो उसके बाद HTML5 के अंदर मेटा टैग है। इस मेटा टैग का यूज़ करके ना हम अपने वेबसाइट को बताते हैं कि डिवाइस की विड्थ जो है ना उसके हिसाब से अपना व्यू पोर्ट कर लो। कैसे, मतलब हमने मेटा नेम में हमने व्यू पोर्ट लिखा। अभी तो वैसे हम जो VS कोड यूज़ कर रहे हैं ना, VS कोड जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम जब HTML का बॉयलर प्लेट लगाते हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमें ये मेटा टैग मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट ये मेटा टैग मिलता है, उसके अंदर यहाँ पे देखिए विड्थ इक्वल डिवाइस विड्थ लिखा हुआ है, विड्थ इक्वल डिवाइस विड्थ। इसका क्या मतलब होता है कि मतलब आपके जो डिवाइस है ना उसकी जो भी विड्थ है हमारी वेबसाइट की विड्थ उतनी फिक्स कर दो, उसके हिसाब से कर दो। तो ये ऑटोमेटिक काम हुआ है। इसके अगर आप ये चीज़ यूज नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट डिवाइस के हिसाब से मूव नहीं करेगी। तो ये व्यू पोर्ट मेटा के अंदर बताता है कि HTML5 के अंदर ये आया था
ठीक है। उसके अंदर मतलब ये स्केलिंग का बता रहे हैं 1.0, मतलब वो कितना स्केल होगा, ठीक है। अगर बड़ी ज़्यादा स्क्रीन खोल लेते हैं तो हम उस हिसाब से। दिस गिव द ब्राउजर इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू कंट्रोल द पेज डायमेंशन एंड स्केलिंग। वही बात है कि मतलब वो आपके ब्राउज़र को बताता है ये व्यू पोर्ट कि आपकी जो है ना विड्थ और हाइट कितनी होगी, मतलब आपकी डायमेंशन कितनी होगी, स्केलिंग कितनी होगी उसकी, और वो कितनी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद साइज कंटेंट टू दी व्यू पोर्ट। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे यूज़र आर यूज टू स्क्रॉल वेबसाइट वर्टिकली ऑन बोथ डेस्कटॉप एंड मोबाइल बट नॉट हॉरिजॉन्टली। मतलब जो है ना यूज़र हमेशा हम जो है ना वेबसाइट को ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट ऐसे साइड में स्क्रॉल हो रही है ना तो मतलब वो सही नहीं है। उसका क्या मतलब है कि वो आपने जो उसकी विड्थ और हाइट वगैरह दी हुई है वो फिक्स कुछ किया हुआ है और वो स्क्रीन से बाहर निकल रहा है आपका एलिमेंट। इसीलिए हमेशा ऐसे जो हॉरिजॉन्टली जो स्केलिंग हो रही होती है ना उस चीज़ को अवॉइड करना है। अगर आपके पास ऐसा इशू आ रहा है तो आपने उसको फिक्स करना है। बैठ जाएं। सही है। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि इफ द यूजर इज फोर्स टू स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली और जूम आउट टू सी द होल पेज इज रिजल्ट इज अ पुअर। मतलब अगर इस तरह की चीजें हो रही है ना कि आपकी वेबसाइट में हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल आ रहा है या फिर आपकी चीजें बहुत ज्यादा छोटी हैं, विजिबल सही नहीं है, तो क्या मतलब है कि वो बैड एक्सपीरियंस है, आपने उसको सही से स्क्रीन के हिसाब से नहीं बनाई चीजें। Do not use large fixed width. For example, if an image has a width wider than the viewport. अब अक्सर हम इमेज इंपोर्ट करते हैं तो वो देखते हो कि आप कुछ ज़्यादा जो है ना बड़ी इमेज हम लेके आ जाते हैं तो हमारे वेब पे एक स्क्रॉलिंग आ जाती है और जो है ना हमारी व्यू पोर्ट से बाहर निकल रहा होता है। अब जब भी व्यू पोर्ट की बात आए ना आप लोग समझ जाना कि मैं इस पूरी स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। व्यू पोर्ट मतलब ये स्क्रीन है हमारी पूरी, ठीक है। ये डू नॉट लेट द कंटेंट रिलाई ऑन अ पर्टिकुलर विड्थ। किसी की भी विड्थ को अपने वो नहीं करना, ये मैंने बता दिया आपको। अब यूज मीडिया क्यूरीज टू अप्लाई डिफरेंट स्टाइलिंग फॉर स्मॉल्स एंड लार्ज स्क्रीन। हम ये यूज़ करते हैं, मीडिया क्यूरीज यूज़ करते हैं डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए अपनी विड्थ और हाइट और अपनी CSS को डिफाइन करने के लिए। मीडिया क्यूरीज क्या करती हैं कि लेट सपोज कि अगर आपकी मोबाइल की स्क्रीन 360 पिक्सल है या 400 पिक्सल है तो आप मीडिया क्यूरीज में स्पेसिफिक विड्थ बता सकते हो कि जब मेरी मिनिमम विड्थ 400 से 500 तक हो तो ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो, और अगर मेरी विड्थ 700 से अबव जा रही है तो ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो। तो ये चीज़ आप किससे कर सकते हो, मीडिया क्यूरीज के थ्रू कर सकते हो। आ रहे हैं मीडिया क्यूरीज के ऊपर भी हम। रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बिल्डिंग अ ग्रिड व्यू। अब अगर ग्रिड व्यू बना रहे हो तो हम पहले जो बना रहे थे, हम पहले 4 बॉक्सेस बनाते थे, अब वो मोबाइल पे भी 4 ही बॉक्सेस दिख रहे थे। तो हम क्या कर सकते हैं कि मतलब उन 4 बॉक्सेस की हमें पता है कि हमने एक रो में कितने बॉक्सेस दिखाने हैं। हमने पिछली इसमें देखा कि मतलब आप जितने हम ऑटो लगाते जा रहे थे वो ऑटोमेटिक उतने हमारे बॉक्सेस बनाता जा रहा था रो में। अगर हम 2 ऑटो लगाएंगे तो 2 बॉक्स बन जाएंगे, अगर हम 1 ऑटो लगाएंगे तो 1 बॉक्स बन जाएगा। तो अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि मतलब आप बता सकते हैं कि भाई जैसे मेरी 750 से अबव मेरी विड्थ हो ना, वेबसाइट उसका क्या होता है, वेबसाइट का जो, वैसे आप साइज यहाँ से देख सकते हो। मतलब अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे ना, ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको करके। अब ये 4 फीट, ये जो है ना 768 है, इससे अबव जो जाती है ना, यहाँ से हम ब्राउज़र मतलब लैपटॉप के लिए या फिर डेस्कटॉप के लिए अपनी वेबसाइट्स को बनाते हैं। तो ये जो 768 है ना, हम इसके अबव बोल सकते हैं कि अगर हमारी व्यू पोर्ट 768 से अबव जा रहा है तो आप 4 कार्ड दिखाओ, इससे कम आ रहा है तो आप 2 कार्ड दिखाओ। इसी तरह से अगर हमारी विड्थ बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, 320 हो गई या लेट सपोज के 425 हो गई, मोस्टली अभी ये विड्थ जो है ना आपके हर मोबाइल्स की होती है, मतलब इस ये जो डायमेंशन है, तो इस विड्थ के अंदर आप बोल सकते हो कि सिर्फ एक कॉलम डिफाइन हो। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। मतलब आप इसी विड्थ के लिए मीडिया क्वेरी में बताओ कि एक कार्ड नज़र आए मेरा एक रो में, फिर आप आगे चलो बोलो इस स्क्रीन में मेरे 2 कार्ड नज़र आए, उससे आगे चलो आप बोलोगे 4 कार्ड नज़र आए। इस तरह से मीडिया क्वेरी जब कंडीशंस के हिसाब से चलती है, जैसे ही उसकी विड्थ अप्लाई होती है ना, वो क्या करता है उस वाली स्टाइलिंग को शो कर देता है अपने ब्राउज़र के ऊपर। मेनी वेब पेजेस आर बेस्ड ऑन अ ग्रिड व्यू। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ग्रिड व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अक्सर जो है ना लेआउट्स बनाने के लिए ग्रिड व्यू ही यूज़ करोगे। ग्रिड व्यू कब यूज़ करते हैं हम? वो तो ये यूज़ करते हैं ना। ग्रिड व्यू क्यों यूज़ करते हैं? लेआउट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कौन से टाइप के लेआउट के लिए? टू डायमेंशनल के लिए, ठीक है। ये तो हम फ्लेक्स में भी करते हैं, फ्लेक्स में भी हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी करते हैं, लेकिन फ्लेक्स में हमारे पास एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर हमारे पास सारे आइटम्स होते हैं। ग्रिड में क्या होता है कि हमारे पास रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, एक से ज़्यादा वो होती हैं, डायमेंशनल होती हैं, मतलब एक ऐसे डायमेंशनल चल रही होती है आपकी और एक ऐसे डायमेंशनल चल रही होती है। जबकि फ्लेक्स में क्या होता है कि आपका एक ही बॉक्स होता है, उसके अंदर मल्टीपल जैसे रोज या कॉलम्स वाला सीन नहीं होता, ठीक। एक ही बॉक्स के अंदर आपके एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को आप एडजस्ट कर रहे होते हो, सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इस तरह से करके। So using a grid view is very helpful when designing web pages. सही है, it makes it easier to place element on the page. A responsive grid view often has a 6 or 12 column. अच्छा, जब भी हम अभी हम आगे चल के बूट स्ट्रैप पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्या होता है कि CSS का फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर भी मतलब जो एक स्टैंडर्ड वे है ना, वो क्या होता है कि हम अपने जो रोज के जो कॉलम्स का लेआउट बनाते हैं ना, वो हम 12 कॉलम्स पर रोज बनाते हैं। मतलब अभी यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है कि यूजुअली क्या होता है कि आपके पास एक रोज में 12 कॉलम्स होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 12 कॉलम होते हैं। अब आपको कोई सेक्शन बड़ा चाहिए तो आप स्पेन 6 करके उसका कॉलम्स को साइज को बढ़ा सकते हैं। आप बोलेंगे मेरा जो पहला कॉलम है उसको ग्रिड एरिया क्या हो, फर्स्ट स्पेन 6, तो वो क्या करेगा, जो कि हमने ऊपर देखा था यहाँ पे अभी इंट्रो के अंदर। अब लेट सपोज कि मेरे यहाँ पे एक रो के अंदर 12 कॉलम्स बनाए हुए हैं, तो मैं यहाँ से हर किसी को बता सकता हूँ कि जैसे पहला कॉलम जो है ना मेरा वो स्पेन 6 की जगह लेगा, तो वो 6 तक आ जाएगा। दूसरा कॉलम मेरा 6 की जगह लेगा। ये तो इन्होंने स्क्रीन के लिए, छोटी स्क्रीन के लिए ये साइज रखा हुआ है। मैक्स विड्थ का मतलब है कि मैक्सिमम जितनी भी हमारी विड्थ होगी उतनी विड्थ तक हर आइटम्स को आप क्या कर दो, स्पेन 6 कर दो। अब इन्होंने जो रो बनाई हुई है ना, अगर हम ऊपर चलें, ये आइटम 1 इसमें है, ठीक है, आइटम 3 ये ग्रिड कंटेनर के अंदर है बेसिकली। तो अगर हम सबसे ऊपर जाएं, ये हमारा ग्रिड कंटेनर है। अब अगर इस ग्रिड कंटेनर के अंदर टेम्पलेट एरिया को देखो ना, तो इन्होंने बोला हुआ हेडर 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 हेडर, ठीक है, 4 दफा 6 दफा इन्होंने कितनी दफा हेडर लगाया हुआ है। इसी वजह से वो इसको स्पेन 6 कर रहे हैं हमेशा। स्पेन 6 करने का मतलब आप इस तरह से भी जो है ना इसका वो बना सकते हैं लेआउट। मतलब आप बताएं कि जो स्टार्टिंग वाली रो होगी ना उसके अंदर पूरी विड्थ तक हमारा हेडर आएगा, इसलिए उन्होंने हेडर को 6 दफा रिपीट किया हुआ है। तो मतलब 6 कॉलम्स हैं लेकिन हर कॉलम हेडर है, ठीक है। फिर उन्होंने नीचे उसको क्या करा हुआ है, मर्ज किया हुआ है। इसी तरह से मेन के बाद एक राइट है। अब इन्होंने मेन जो है ना इसको बोला हुआ होगा और राइट को, सॉरी राइट ये वाला होगा, मेन ये वाला होगा, ठीक है। इसको इन्होंने मेन बोला हुआ है और उसको राइट बोला हुआ है, और ये लास्ट में इन्होंने फूटर रखा हुआ है इस तरह से। तो आप इस तरह से भी अपने लेआउट्स बना सकते हैं। आप उसको डायमेंशन बता सकते हैं कि कितनी जगह में क्या चीज़ आएगी, कितनी जगह में क्या चीज़ आएगी। तो इन्होंने 6 दफ़ा हेडर डिफाइन किया हुआ है, तो इसीलिए वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम 600 पिक्सल के ऊपर स्पेन 6 किया हुआ उन्होंने। अगर मैं इसको 4 कर दूंगा और रन करूंगा, आप देख रहे हो ये मेरा 4 तक का आ रहा है छोटा हो गया। अगर मैं इसको दोबारा से 6 कर दूंगा तो अब ये मेरा 6 का ले रहा है। इसी तरह से मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अब 6 मेरा यहाँ तक पूरा हो जाता है। 4 जब मैं दे रहा हूँ उसको तो वो यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 6, इस तरह से वो कॉलम्स बना रहा है। खैर ये तो जो है जी, हाँ, ये जो है ना इन्होंने मर्ज किया हुआ है। हम जब टेबल पढ़ रहे थे तो हमने सेल और रोज को देखा था कि कैसे मर्ज करते हैं। हम बोलते थे कि कॉल स्पेन 4, तो हमारे जो टेबल के अंदर जो होता था कॉलम, वो 4 कॉलम्स को आपस में मर्ज कर लेता था। अगर आपको टेबल वाला लेक्चर याद हो, टेबल के अंदर हम किस तरह से एट्रीब्यूट करते थे, शायद इसमें कोड होगा। टेबल्स नहीं है क्या? ड्राइव पे रख दिया होगा, यहाँ नहीं है। तो टेबल के अंदर हम जिस तरह से मैच करते थे वो वीडियो देख लेना, उसमें हमने किया हुआ है। कॉल स्पेन आप 6 दो, जैसे लेट सपोज कि मैंने टेबल बनाया,
टेबल के अंदर मैंने 6 रो जो है ना कॉलम्स दिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट रो है ना उसको मैंने कॉलम स्पेन 4 कर दिया, तो जो मेरा पहला कॉलम है ना वो 4 की जगह लेगा। कॉलम और रोज को मर्ज करना मैंने सिखाया था आप लोगों को, जब एक ही ऊपर से रो शुरू हो रही थी, जब मैंने बताया था वाली एग्जाम्पल दी थी आपको ईमेल और फ़ोन नंबर वाली, एड्रेस वाली। मैंने बोला था कि दोनों यूज़र का एक ही एड्रेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों की रो को मर्ज कर सकते हैं। याद आ रहा है थोड़ा? तो हमने एक ही यूज़र को एक सेम एड्रेस देके उनके कॉलम मर्ज कर दिए थे, ताकि दोनों के केस में एक ही एड्रेस शो हो। सही है, इस तरह से वो कॉलम मर्जिंग यहाँ पे भी हुई हुई है। कॉल इन्होंने स्पेन 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 6 कॉलम्स को कंटेन कर रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने जो ग्रिड बनाया ना अपना, वो हमने बनाया है कितने का, हमने यहाँ पे 6 कॉलम्स का बनाया। अब यहाँ तो आप हेडर लिख दो या आप ऑटो लिख दो। वैसे ये हेडर आ कहाँ से रहा है? हेडर इन्होंने ना एग्जैक्टली जैसे लेआउट बनता है ना, तो ये जेनेरिक तरीका होता है कि सेमेंटिक टैग्स मैंने आपको पढ़ाए थे। मैंने बताया था कि सेमेंटिक टैग आप यूज़ करते हो हेडर, फूटर और सेक्शंस वगैरह ये सब यूज़ करके। तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड क्या करता है कि जब आप उसको हेडर बोल रहे हो ना, तो उसको पता है कि टॉप के अंदर मेरे पास क्या आएगा, हेडर आएगा। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी होता है। वो क्या होता है कि एक फंक्शन होता है रिपीट का। रिपीट में ना आप बता सकते हो कि, बल्कि चैट जीपीटी से पूछते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रिपीट। अच्छा, ये क्या करता है कि रिपीट फंक्शन इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई डिफाइनिंग रिपीटिव ग्रिड ट्रैक्स। इट ऑफन यूज इनसाइड प्रॉपर्टी लाइक ग्रिड टेम्पलेट रो, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और शॉर्ट हैंड ग्रिड टेम्पलेट। रिपीट क्या करता है कि आप इसके अंदर काउंट्स और वैल्यूज बताते हो। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे काउंट की जगह पे, अब इसने क्या यूज किया हुआ है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ठीक है, कॉलम्स मतलब मैं कॉलम्स बना रहा हूँ, मैं रोज नहीं बना रहा। कॉलम्स ऐसे बनते हैं वर्टिकल, और रोज ऐसे बनती हैं। तो जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है उसको मैंने रिपीट फंक्शन दिया और मैंने काउंट में बोला 4, तो मेरे 4 कॉलम्स बन जाएंगे। और दूसरी जगह जो वैल्यू है ना, वैल्यू क्या होती है कि मतलब आप कितनी एक कॉलम की स्पेस रखना चाह रहे हो। अब ये फंक्शन एक ही साथ काम करता है, तो आपको सबको जो है ना एक ही चीज़ देनी पड़ेगी। अगर इसने नीचे, जैसे इसने ये यूज़ किया हुआ है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 3 और 1 FR। अब FR मैंने बताया था क्या होता है, कोई बताएगा FR क्या होता है? लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने ग्रिड वाली। विड्थ की तरह काम करता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, क्या बताया? यूनिट होता है एक तरीके का। ठीक है, मतलब जैसे हम पिक्सेल्स में अपनी विड्थ, बॉक्सेस की विड्थ बता रहे थे, 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, 400 पिक्सल, आप उसकी जगह 1 FR 2 FR भी यूज कर सकते हो। 1 FR अगर सबको दे दोगे तो इक्वली सारे कॉलम्स बन जाएंगे आपकी ग्रिड में। और अगर आप 1 FR की जगह, लेट सपोज कि आपने बोला कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, पहले आपने लिखा 1 FR, फिर आपने लिखा 2 FR, फिर आपने लिखा 1 FR, तो जो पहला और तीसरा वाला FR होगा वो इक्वल होगा, और जो बीच वाला होगा ना वो थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि आपने उसको, सॉरी बड़ा होगा क्योंकि आपने उसको 2 FR दिया है। सही है, तो आप इसका रिपीट का यूज करके भी यहाँ पे 3 और 1 FR कर सकते हैं। अब इन्होंने ना रिपीट का यूज नहीं किया हुआ, इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है कि 6 कॉलम्स होंगे, इसलिए इन्होंने हेडर को 6 दफा डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, ये तो खैर ग्रिड पे हम रिस्पॉन्सिव का देखते हैं थोड़ा सा। तो मैंने बताया ग्रिड कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये 6 से 12 कॉलम्स का मोस्टली होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जब अपने कंटेनर को डिफाइन कर रहे हो ना, तो आप उसके अंदर ग्रिड रिपीट के अंदर 12 लिख के 1 FR लिख दो, तो एक 1 FR के 12 कॉलम्स आपको एक रो में मिल जाएंगे बने हुए। इसको करके देखते हैं अभी आगे। अच्छा, बिल्डिंग अ ग्रिड व्यू। Let's start building a grid view. First, ensure that all elements have the box sizing property set to the border box. याद है मैं क्यों शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जब भी आप CSS को रीसेट करते हो, मार्जिन, पेडिंग और उसके साथ एक प्रॉपर्टी और यूज देता हूँ मैं हमेशा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करते हैं स्टार वाला, और उसके अंदर मार्जिन पेडिंग 0 करते हैं, और फिर हम उसके नीचे मैं बताता हूँ कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होगी
उसे क्या होता है कि डेट मेक श्योर डेट पेडिंग एंड बॉर्डर आर इंक्लूडेड इन द टोटल विड्थ। मतलब अगर आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं करोगे ना तो आपकी जो पेडिंग और जो बॉर्डर्स की जो स्पेसिंग होती है ना वो अलग से काउंट होती है। अगर आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दोगे ना तो वो आपके लेआउट में ही मर्ज हो जाएगी। तो मतलब जब हम पेडिंग मार्जिन जीरो कर रहे हैं ना तो फिर आपकी बॉर्डर्स और वो आपकी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब अगर आप वो नहीं दोगे ना तो वो चीज़ें अलग से काउंट होगी। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। पेडिंग और बॉर्डर जो है ना वो टोटल विड्थ में इंक्लूडेड हो जाते हैं। टोटल विड्थ मतलब आपकी अगर लेट सपोज के मैंने कंटेनर की विड्थ यहाँ से यहाँ तक रखी हुई है ना, तो अब जब मैं साइड में 20 पिक्सल की स्पेस दूंगा ना तो वो बॉर्डर भी उस 20 पिक्सल के इंक्लूडेड आएगा। और अगर मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं करूंगा तो फिर बॉर्डर की जो स्पेसिंग है वो अलग से आएगी और जो पेडिंग मार्जिन है वो अलग से आएगी। तो मतलब अगर मैं दे रहा हूँ 20 पिक्सल हूँ और मैंने 1 पिक्सल का बॉर्डर दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा? 21 पिक्सल हो जाएगा। अगर मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं, सो रहे हो क्या सारे? अगर मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं दी हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज के ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स की विड्थ कितनी है? समझ लो 800 पिक्सल है इसकी विड्थ। मैं ऐसे एक रैंडम बता रहा हूँ, वैसे तो दूसरी होगी। अब ये 800 पिक्सल की विड्थ है। अब इसके अंदर मैंने एक और बॉक्स बनाया, यहाँ पे एक और बॉक्स बनाया, यहाँ ये मैंने एक और बॉक्स बनाया इधर। अब अगर मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं दी हुई ना तो क्या होगा कि अगर मैं इस कंटेनर को 20 पिक्सल दूंगा ना तो इसको बॉर्डर मिला हुआ है ऑलरेडी 1 पिक्सल का। तो जब मैं इसको 20 पिक्सल की विड्थ दूंगा ना साइड से इस तरफ से तो उसको 20 पिक्सल नहीं मिलेगी बल्कि 21 पिक्सल मिलेगी। क्यों? क्योंकि 20 पिक्सल पेडिंग और 1 पिक्सल बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर का जो साइज आ रहा है 1 पिक्सल वो, और प्लस 20 पिक्सल पेडिंग जो मैंने उसको दी है कंटेनर को, तो ये हो गया 21 पिक्सल। अगर मैं इसको बोल दूं कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो हर एलिमेंट के लिए तो क्या होगा? फिर मैं जब 20 की दूंगा तो मुझे 20 की ही पेडिंग मिलेगी साइड से, क्योंकि जो हमारा बॉर्डर है वो हमारी विड्थ में एडजस्ट हो जाएगा, हमारे व्यू पोर्ट में एडजस्ट हो जाएगा। वही बात यहाँ लिखी हुई है। समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? सिंपल है, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल है कि आपने 800 पिक्सल का बॉक्स बनाया, उसके अंदर एक और चाइल्ड बॉक्स बनाया। यहाँ से समझो मैंने इसको यहाँ रख दिया बिल्कुल चिपका के। अब इसके अंदर कुछ भी स्पेस नहीं है, सिर्फ एक 1 पिक्सल बॉर्डर की स्पेस आ रही है, ये वाली जो कि इस बॉक्स को मिली हुई है, अंदर वाले बॉक्स को। अब जब मैं 20 पिक्सल बोलूंगा ना तो वो थोड़ा सा आगे हो जाएगा। सपोज कि ये 20 पिक्सल की पेडिंग आ गई, लेकिन जो हमारा कंटेंट है ना वो हमारा 21 पिक्सल के बाद शुरू हो रहा है, क्योंकि 1 पिक्सल का हमारा यहाँ पे ये बॉर्डर भी शुरू हो रहा है। समझ रहे हो? तो अगर मैं बॉर्डर बॉक्स साइजिंग कर दूंगा ना तो फिर ये मेरा 20 पिक्सल मतलब 1 पिक्सल भी इस 20 पिक्सल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। फिर मेरा जो कंटेंट शुरू होगा वो 20 से ही शुरू होगा। तो खैर समरी ये है कि इन शॉर्ट वर्ड आप हमेशा ना बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो, आपके लेआउट्स में आपको पिक्सल परफेक्ट डिजाइन मिल जाएंगे बनाने के लिए। मतलब अगर आप 20 पिक्सल की पेडिंग दोगे ना तो फिर आपको 20 पिक्सल ही मिलेगी। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब आप मार्जिन पेडिंग जीरो कर रहे हो ना तो आप बॉक्स साइजिंग को भी बॉर्डर बॉक्स कर दो लाजमी। सही है? लेट्स, अच्छा ये हो गया। अब ये इन्होंने देख रहे हो मार्जिन जीरो और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज किया हुआ है, तो आप भी इस तरह से बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज कर सकते हो। अगर पिछली क्लासेस देखोगे ना, कोड देखोगे, मैंने हर जगह पे यूज किया हुआ होगा ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अगर और ज़्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो इसके बारे में। सही है? वी क्रिएटेड अ ग्रिड कंटेनर विथ 5 ग्रिड आइटम्स। आइटम 1 हेडर, आइटम 2 मेन्यू, आइटम 3 मेन कंटेंट, आइटम 4 राइट और आइटम 5 फूटर। इन्होंने क्या करा है कि ग्रिड कंटेनर बनाया है। अब इसमें इन्होंने 5 आइटम्स बनाए, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 और आइटम 5। आइटम 1 को ये लोग कंसीडर कर रहे हैं हेडर, ठीक है? हेडर हो गया। उसके बाद इन्होंने दूसरा वाला आइटम जो है ना इसको इन्होंने बोला है मेन्यू, और तीसरे वाले को मेन कंटेंट। मतलब मेन कंटेंट में हमारे जो भी काम कंटेंट होगा, हमारे कार्ड्स हो गए, हमारे फॉर्म्स हो गए, वो हमेशा मेन कंटेंट में आते हैं। और उसी तरह से हमारा आइटम 4 राइट जो कि राइट में होगा, और इसका जो है ना व्यू देखते हैं। व्यू नहीं दिया हुआ इन्होंने, इसको हम अपने पास रन करके देखते हैं। ये वही वाला है,
तो इन्होंने अच्छा थोड़ा सा चेंज है ये। अब इन्होंने ना आइटम, जैसे अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो इन्होंने क्या बताया हुआ है थोड़ा सा, कि हमारे पास आइटम 1 हेडर है। तो अब जब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ये पूरा हेडर है, ये क्या है आइटम 1 है, लेकिन इन्होंने इसको ऐसा हेडर कंसीडर किया हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, मेन्यू है, और फिर उसके बाद मेन कंटेंट है। तो ये हमारा मेन्यू हो गया, ये हमारा मेन कंटेंट हो गया, और इसको इन्होंने राइट बॉक्स बोला हुआ है जो कि राइट साइड पे। ये कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बनाने की तरफ आ रहे हैं हम, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स लेआउट बनते हैं ना वो इस तरह से बनते हैं, ग्रिड्स का यूज़ करके, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे पे बॉक्सेस होते हैं, एक ही रोज में डिफरेंट सेक्शंस बने हुए होते हैं। और उसके बाद राइट के बाद इन्होंने क्या करा हुआ है, लास्ट में आइटम 5 को फूटर बनाया हुआ है। तो ये हमारा आइटम 5 लास्ट में ये फूटर हमें नजर आ रहा है इस तरह से। जी हाँ, अभी इसको छोटा करेंगे तो ये क्या होगा कि सारे ब्लॉक एलिमेंट हो जाएंगे, 1 बाय 1 आ जाएंगे, अगर इन्होंने इसको रेस्पॉन्सिव किया हुआ होगा तो। अभी नहीं किया हुआ इन्होंने, ठीक है। तो अब इन्होंने ग्रिड में देखो, अगर आप तो इन्होंने कैसे बताया हुआ है कि इन्होंने हेडर को इन्होंने 6 का ग्रिड बनाया हुआ है, 6 कॉलम्स का ग्रिड बनाया हुआ है इन्होंने। आप कितने भी कॉलम्स का ग्रिड बना सकते हैं, मोस्टली 12 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कम में आप 4 कितने भी रख सकते हैं। तो जो हम इन्होंने 6 का ग्रिड बनाया हुआ, मतलब इन्होंने जो कंटेनर बनाया है ना उसके अंदर इन्होंने बताया कि मेरे एक रो के अंदर 6 कॉलम्स आएंगे। इसीलिए इन्होंने अब जब यहाँ पे चीज़ें सेट की हैं तो कैसे की हैं कि हेडर को 6 दफ़ा लिख दिया, 2 4 6, तो ये हमारा हेडर फुल विड्थ तक हो गया। उसके बाद इन्होंने मेन्यू को एक कॉलम का साइज दिया है मेन्यू को, बाकी इन्होंने मेन 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 4 दफ़ा मेन को साइज दिया है। तो मतलब अब ये 6 का कॉलम तो है, लेकिन लेआउट कैसे बना हुआ है कि हमारा हेडर जो है ना वो पूरा 6 कॉलम्स का बना हुआ है, लेकिन जो हमारा मेन्यू है वो 1 कॉलम का है, इसलिए ये इतनी सी विड्थ में आ रहा है। और उसके बाद जो हमारा मेन्यू है ना वो कितनी कॉलम का है, 4 कॉलम का है, तो इसलिए उसकी इतनी विड्थ है। और जो हमारा राइट है वो भी 1 कॉलम का बना हुआ है, इसलिए उसके अंदर इतनी विड्थ है। अब इसके अंदर इन्होंने मार्जिन पेडिंग बढ़ाई हुई है, इसीलिए वो थोड़ा सा ये वाले कंटेंट को अंदर पुश कर रहा है। और फूटर को इन्होंने बोला हुआ है कि कितने 6 के 6 ले लो, तो इस तरह से ये पूरा फूटर बन रहा है आपका। इस तरह से आप ग्रिड की प्रैक्टिस करोगे, असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपसे होगा। तो इस तरह से जो है ना ग्रिड का यूज़ करके अपने टेम्पलेट्स को बनाना। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे ना वो आपका ऐसा कंसीडर होगा कॉलम्स, ठीक है। आप इन हेडर की जगह पे ना ऑटो भी लिख सकते हो, तब भी वो इसी तरह से ही चलेगा। इसकी जगह पे आप कुछ और चीज़ भी लिख सकते हो। हेडर इन्होंने क्यों लिखा हुआ है, मैंने बताया सेमेंटिक टैग्स यूज करता है HTML। तो जब आप इनको ग्रिड में बता रहे हो ना हेडर, यहाँ पे देखोगे ना तो सारे सेमेंटिक टैग्स हैं इस राइट को छोड़ के ज़्यादा। राइट का मतलब ये कि राइट साइड वाला बॉक्स होगा। अब इन्होंने इनको स्पेसिफिकली अलग से नीचे टारगेट किया हुआ होगा, जैसे इन्होंने ग्रिड आइटम 1 को कॉल किया हुआ है, तो इन्होंने ग्रिड एरिया का नाम क्या रखा हुआ है, सही है। अब यहाँ पे अगर आप लेट सपोज कि आप रख रहे हो अपना नाम लिख दो, तो फिर आप उसको ऊपर अपने नाम से कॉल करना पड़ेगा। आप इसके अलावा यहाँ जो भी नाम दोगे ना ग्रिड एरिया में, उसको आप यहाँ पे उसी नाम से कॉल कर सकते हो, समझ रहे हो। तो मतलब उन्होंने हेडर को ग्रिड एरिया आइटम 1 को वहां पे उन्होंने हेडर भले डिफाइन किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसको क्लास डिफाइन की है, उस आइटम को उन्होंने बोला ग्रिड एरिया हेडर। अब जब उन्होंने हेडर बोला ना तो अब उसने ऊपर डिफाइन किया है कि 6 हेडर बना दो। 6 हेडर का मतलब है कि 6 कॉलम बना दो। अब उसने 6 का इस हेडर को रिपीट करके बार बार 6 का बना दिया। अब इसके अंदर बीच में स्पेस नहीं है, अगर मैं स्पेस दे दूंगा तो फिर जो है ना हमारे मतलब कॉलम्स के बीच में स्पेस आ जाएगी, उसके लिए फिर मुझे सेल्फ पेडिंग देनी पड़ेगी जैसे हम टेबल्स के अंदर देते थे। तो ग्रिड एरिया हेडर करा तो उसने हेडर को ऊपर 6 दफ़ा कॉल किया, तो हमारा 6 का कॉलम का हेडर बन गया। अच्छा, इसी तरह से अगर हम नीचे आ जाएं आइटम 2 में, इसको उन्होंने मेन्यू बोला, तो ऊपर इन्होंने मेन्यू 1 दफ़ा कॉल किया है, तो मेन्यू जो बना है ना वो एक ही कॉलम के अंदर बना है। उसके बाद इसी तरह से मतलब इन्होंने सारे मेन राइट और फूटर, तो आप ग्रिड एरिया का यूज़ करके नाम दो और उसको आप कुछ भी नाम दे के ऊपर कॉल कर लो, वो आपका ऊपर टारगेट हो जाएगा। और उस हिसाब से जितनी दफ़ा उसको लिखोगे उतनी कॉलम्स का वो एक आपका जो भी एलिमेंट है वो बन जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि जो हमेशा पहले वाले के अंदर जो जितने आप डिफाइन कर रहे हो ना, आपकी ग्रिड उतनी ही हो जाती है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 6 दफ़ा हेडर लिखा है ना, तो मेरे नीचे वाले कॉलम्स बाय डिफॉल्ट 6 के 6 बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा तो मेरा हेडर 12 का बन जाएगा। चाहिए इस तरह से ये काम करता है सारा।
फिर हम जो है ना रेस्पॉन्सिव की तरफ आते हैं। इस तरह से आप लेआउट बना सकते हो, इसको देखेंगे प्रैक्टिकल अभी जब हम रेस्पॉन्सिव की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये चीज़ है काम की, ठीक है। मीडिया क्यूरीज, इसका मैं बता रहा था। क्या हुआ, नींद आ रही है? रात को कब सोए थे? क्लास में एक्टिव रहा करो, जब भी तो चीज़ें समझ में आएंगी। रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइंस, मीडिया क्यूरीज। हाँ, कंटेनर एक है, ये पूरा कंटेनर है, ये वाला ग्रिड एरिया। मैं इसको बैकग्राउंड देके दिखाता हूँ आपको। नहीं, बैकग्राउंड भी कंसिडर करता है वो। बैकग्राउंड भी दे सकते हो आप और कलर भी दे सकते हो। अच्छा, इन्होंने यहाँ वाइट डिफाइन किया हुआ ना। अब ये चीज़ कैसे हो रही है? वो रेड क्यों नहीं उठा रहा, वाइट क्यों उठा रहा है? हाँ, प्रायोरिटीज, ठीक है। जो आप लास्ट में लिखोगे ना, वो उसको प्रायोरिटी देता है और उसी को ही आपकी डिज़ाइन के ऊपर अप्लाई करता है। तो ये मैंने रेड लिखा। अब ये मेरा, ये पूरा एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर ये आइटम चेंज किया। ग्रिड, देखो इस कंटेनर को, जिसको मैंने रेड बोला है ना, उसको ही मैंने, इसको हम अपने अलग से कोड में कर लेते हैं, ठीक है। एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसका मैं नाम रखता हूँ फोल्डर रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। रेस्पॉन्सिव नाम रख लेते हैं इसका, क्योंकि हम मीडिया क्यूरीज पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। हेलो, बातें नहीं करो, देखो मैंने बताया अभी आप लोगों को, लेक्चर के टाइम पे कोई बातें नहीं करो, वैसे आप करते रहा करो भले। तो मैंने एक फाइल बना ली index.html की, और एक फाइल बना ली style.css। रेस्पॉन्सिव डिजाइंस, और एक लिंक लगा के इसको कनेक्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले काम क्या करना होता है? CSS को रीसेट करनी होती है। जूम के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट, बातें नहीं करो, मुसलसल आवाज आ रही है। माउस का जो व्हील है ना, उसको भी आप सेट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर है ना, इसको पहले अलाउ करना पड़ता है। सेटिंग में जाके, सेटिंग्स, आप लिखोगे माउस, ये लिखा हुआ आ रहा है माउस व्हील जूम, इसको चेक कर दोगे ना, तो अब क्या होगा, चेक करके इसको सेव करना होता है। सेव करना होता है या बाय डिफॉल्ट हो जाता है? ये आई थिंक बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अब अगर मैं माउस का व्हील घुमाऊंगा ना, तो मेरा सब जो है ना कार्ड्स पहन के रखा करे अपने यहाँ पे, जो आपको यहाँ से कार्ड्स मिला हुआ है ना, वो कार्ड पहन लो सब, सही है। तो ये माउस व्हील सेटिंग कर लो, उससे आपको फायदा होगा, कोडिंग करते वक्त कभी भी जूम कर सकते हो और कभी भी जूम आउट कर सकते हो। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मार्जिन 0 और पेडिंग 0, और मैंने अभी लास्ट में आपको बताया बॉक्स साइजिंग हम क्यों करेंगे। अब है ना, मैंने बिल्कुल अच्छी तरह बताया है, अब ये चीज़ भूलने वाली नहीं है बिल्कुल भी। इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं क्या होता है। ये मैंने एक डिव बनाया, इसके अंदर मैंने एक h1 बना के पेडिंग या कुछ भी लिखा, हेलो लिखा, और मैंने इसको कॉल किया।
सही है। अच्छा ये मैंने यहाँ गलत दे दिया, यहाँ नहीं देना मुझे। हमने बनाया एक डिव, मैं डिव को बैकग्राउंड देता हूँ पहले तो, ताकि बल्कि चीज़ें जो है ना, बल्कि बॉर्डर देते हैं, चलो बैकग्राउंड देते हैं, बॉर्डर अंदर वाले को देंगे। अब ये है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ ना, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर जब क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कहीं पेडिंग नज़र आ रही है। अभी अगर आप देखो ना, यहाँ पे कंप्यूट करोगे ना, अभी मैंने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, डिव, यहाँ से डिव, और ये कंप्यूटेड का ऑप्शन होता है। ये आपको बताता है कि आपकी CSS जो कंप्यूट हो रही है ना, वो कौन की क्या क्या चीज़ें कंप्यूट हो रही हैं। अब इसने बताया कि आपके इस बॉक्स के अंदर ये वाला बैकग्राउंड कंप्यूट हो रहा है। इसी तरह से अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ देख रहे हो पेडिंग आपकी सारी 0 हुई हुई है, क्योंकि हमने अभी इसको पेडिंग नहीं दी। अब अगर मैं इसको पेडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल की, ठीक है, तो हमारी 10 पिक्सल की पेडिंग आ गई। हाँ, जीरो भी दोगे तो वो समझ जाएगा कि पेडिंग आपने 0 रखी हुई है। पिक्सल जब दे दें, जब हम जो पिक्सल बता रहे होते हैं एग्जैक्ट। अब मैंने इसको 10 की पेडिंग दी है ना, तो इसको साइड से जो है ना 10 की पेडिंग तो मिल रही है, लेकिन इस बॉक्स को भी जो है ना, अगर हम बॉर्डर देते हैं H1 को मैं अगर बॉर्डर दे दूं 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझो, मेरा जो कंटेंट है हेलो H जो बना हुआ है H, ये अपने लेफ्ट साइड से कितना आगे है, ये H1 जो है हमारा, ये वाला H1 इस कोने से लेफ्ट साइड से कितना आगे है, 1px कैसे है, 11 पिक्सल है ना। कि क्यों आगे 11 पिक्सल, क्योंकि मैंने, हाँ, क्योंकि मैंने 10 की पेडिंग दी है साइड से, समझ रहे हो, और 1 पिक्सल का मैंने इसको बॉर्डर दिया है। अगर आप यहाँ देखो 10 की पिक्सल की पेडिंग, 1 पिक्सल का बॉर्डर, तो जो हमारा H1 जो ये बॉर्डर है ना, वो अलग से स्पेस कंटेन करेगा, वो हमारे लेआउट में अलग से स्पेस ले रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर साइजिंग होता है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स में लगा दूंगा ना, तो अब जो हमारा बॉर्डर है ना, वो इसमें कंटेन नहीं होगा, वो हमारा पेडिंग के अंदर ही आएगा। तो अब इसको जो साइड से चीज मिलेगी पेडिंग, वो 10 की ही मिलेगी। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बस समझ रहे हो। तो ये 10 पिक्सल, अब इसको भले हमने यहाँ पे 1 पिक्सल का बॉर्डर लगाया हुआ है, लेकिन आपका ये 1 पिक्सल है ना, वो इसी के अंदर काउंट होगा। अभी ये चीज़ आपको इतनी पता नहीं चल रही, जब आप अपने लेआउट्स को अलाइनमेंट के साथ बनाते हुए चलोगे ना, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जब हम बूट स्ट्रैप में वो कंटेनर वाली क्लासेस पढ़ेंगे, तब आपको ये थोड़ी सी चीज़ समझ में आएगी। लेकिन ये समझ लो कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं लगाओगे तो आपकी 11 पिक्सल की स्पेस हो जाएगी, और अगर हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे रहे हैं तो फिर हमें वो उतनी ही पेडिंग देगा जितनी हमने पेडिंग डिफाइन की हुई है अपने पास। खैर, ये तो हो गई इसकी बात। अब मैं क्या करता हूँ कि मतलब इसको हटा देता हूँ बॉर्डर को। पहले ग्रिड भी बना लेंगे, लेकिन हम पहले टॉपिक कवर कर लें, ऐसा ना हो टाइम खत्म हो जाए इसी में। तो मीडिया क्यूरीज हम पढ़ रहे थे। मीडिया क्यूरीज जो है ना, स्क्रीन को आपकी डिफाइन करने के लिए होती है। मीडिया क्यूरीज यूज करने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले ये लिखते हो @media, ठीक है। @media ओनली स्क्रीन का क्या मतलब होता है, मीडिया क्यूरीज CSS टेक्निक इंट्रोड्यूस इन CSS3, इट यूज द मीडिया रूल टू इंक्लूड अ ब्लॉक ऑफ CSS प्रॉपर्टी ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, इफ द ब्राउजर विंडो इज 600 और स्मॉलर। मीडिया ओनली स्क्रीन का मतलब होता है कि स्क्रीन ओनली, सही है। ओनली स्क्रीन वर्ड से समझ में आ रहा है, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर। जब आपकी मैक्स विड्थ 600 पिक्सल हो जाए तो उसका बैकग्राउंड ये कर दो। ये इसका कॉन्सेप्ट, ये इसका सिंटैक्स होता है। हर मीडिया क्यूरी इसी तरह से चलेगी जब भी हम लगाएंगे। क्या होता है कि ये क्या है, एक तरीके का फंक्शन है। फंक्शन अभी आप लोगों को आइडिया नहीं होगा क्या होगा, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं, वो हम जब पढ़ेंगे, जब आपको सही से बताऊंगा कि मैं फंक्शंस क्या होते हैं। अगर शॉर्ट में बताऊं तो एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है,
जो आप बना के रखते हो और उसको जब भी कॉल करते हो वो चलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये CSS है, प्रोग्रामिंग नहीं है। तो मीडिया क्यूरीज का आप खाली क्या कर सकते हो, इस चीज़ को हटा दो, हम इसको यहाँ यूज़ करते हैं। अभी देखो मैंने डिव में बैकग्राउंड ये वाला डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ @मीडिया, मीडिया स्क्रीन भी कर सकते हो और ओनली स्क्रीन भी कर सकते हो। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ChatGPT बताएगा, ठीक है, आसान वर्डों में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। मीडिया स्क्रीन वर्सेस ओनली स्क्रीन। द डिफरेंस बिटवीन स्टेजेस इज सबटल बट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मीनिंग अप्लाई दिस स्टाइल टू ऑल स्क्रीन डिवाइसेस लाइक डेस्कटॉप। अगर इस तरह से लिख रहा हूँ और इशू, अच्छा ओनली स्क्रीन वाला कहाँ है, थोड़ा सा माइनर से डिफरेंट है लेकिन क्या है कि मेजर है। अगर आप स्क्रीन में क्या ये बोला है कि अगर आपने ओनली स्क्रीन लिखा ना तो अप्लाई स्टाइल ओनली इफ द डिवाइस इज अ स्क्रीन एंड वी सपोर्टेड मीडिया क्यूरी। अगर आपने डिवाइस उस डिवाइस के लिए जो कि मैंने डिवाइस, अभी मैं जब डिवाइस डिफाइन करूंगा ना, मतलब मोबाइल की विड्थ डिफाइन करूंगा, अगर वो विड्थ डिफाइन की हुई, अगर आप इस ब्राउजर को खोलते हो ना पे, और अगर यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे वैसे तो ये डिवाइस इज डिफाइन है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको ओपन करता हुआ जा रहा हूँ ना, यहाँ देखो ये चेंज होती जा रही है इसकी साइज, ठीक है। तो अगर मैं ओनली स्क्रीन कर दूंगा ना, ओनली स्क्रीन का मतलब है कि जब वो बिल्कुल इस विड्थ पे आ जाएगी तब ओनली स्क्रीन चलता है। और अगर मैं स्क्रीन कर दूंगा खाली तो फिर वो हर जगह पे चेक करेगा, हर जगह पे चला रहा होगा। यहाँ पे देखो, अब भले मैंने, क्योंकि अब मीडिया क्यूरीज भी भले हम लगा रहे हैं, लेकिन क्या हम हमारे पिक्सल के लिए थोड़ी मीडिया क्यूरी लगाएंगे, हम स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए मीडिया क्यूरीज लगाते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ, बताता हूँ आपको थोड़ा सा। तो आपने लिखा मीडिया ओनली स्क्रीन, ठीक है। अब ओनली स्क्रीन के बाद अगर आप यहाँ देखो ना, मैक्स विड्थ डिफाइन है, मैंने लिखा एंड लिखने के बाद मैक्स विड्थ में आप बताते हो कि आपकी मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी जब वो आपकी स्टाइलिंग कॉल हो, और आप लिखोगे मैक्स विड्थ 600 रखते हैं, 100 तो बहुत छोटी होती है, ठीक है। मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। और अब जो मैंने डिव को ऊपर कलर दिया था ये वाला, यहाँ पे मैं इसी डिव को कॉल कर सकता हूँ। अच्छा ये ब्लॉक तो हो गया मीडिया क्यूरी का, ठीक है। अब इसके अंदर आप अपनी सिंपल, जैसे ऊपर CSS लिखते हो ना, उसी तरह से यहाँ पे भी अपनी CSS लिख सकते हो। मैंने लिखा डिव और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने कुछ और दे दिया, मैंने ये एक्वा दे दिया। अब अगर आप देखो, अब मतलब ये देखो, अगर मैं जब तक मैंने यहाँ पे कौन सी विड्थ दी है 600, मैक्स विड्थ का मतलब है कि मेरे वेबसाइट की जो मेरी डिवाइस है उस डिवाइस की 600 पिक्सल तक जब तक विड्थ रहे, जब तक ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो, और उसके बाद जो आपने बाय डिफॉल्ट दी हुई है इसको बाय डिफॉल्ट बोलेंगे क्योंकि ये डिफॉल्ट स्टाइलिंग है। तो अब अगर मैं इनको छोटा करूं तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक्वा कलर आ रहा है बैकग्राउंड में। अब इसको मैं जैसे जैसे मूव करता हुआ जा रहा हूँ, आगे करता जाऊंगा, 400 चल रहा है अभी मेरा, ऊपर देखो यहाँ पे ये 500 हो गया। इसी तरह से ये जैसे ही मैं 600 क्रॉस करूंगा, 600 तक देखो ऐसे है, जैसे ही मैं 600 क्रॉस करूंगा मेरा कलर चेंज हो जाएगा। तो मीडिया क्यूरीज इस तरह से काम करती हैं। अब ये हो गई मीडिया क्यूरीज मैक्स विड्थ, ठीक है। इसी तरह से ना मतलब आप डिफरेंट साइज की विड्थ लगा सकते हो। आप देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो मोबाइल की स्क्रीन 425 तक आ रही है, तो आप ये कर सकते हो कि मैक्स विड्थ मेरी 425 पिक्सल तक मेरी मैक्स विड्थ चले। तो ये आपने कमेंट लगा दो कि ओनली फॉर मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी आप CSS लिखोगे ना वो अपने मोबाइल्स के लिए लिखोगे, क्या आपको अपनी वेबसाइट्स में मोबाइल में आपको अपनी वेबसाइट किस तरह से ओपन करवानी है। तो आप यहाँ पे इस क्यूरी के अंदर जितनी भी लिखोगे वो आपकी 425 तक चलेगी, इस 425 तक चलेगी, जैसे मैं बाहर जाऊँगा चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप एक और कर सकते हो इसके नीचे ओनली फॉर टेबलेट्स, ठीक है, या सिर्फ टेबलेट्स भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है पूरा कमेंट दो। उसके बाद अब यहाँ पे आप दोबारा से इसी को रिपीट करोगे, मीडिया ओनली स्क्रीन और एंड साइज में। अब मैंने आपको बताया कि जो टेबलेट वाला साइज होता है वो हमारा 768 होता है,
ये हमारा टेबलेट का साइज होता है। अगर इस पर होवर करोगे माउस को तो आपको नज़र आ रहा है 768। यहाँ पे आप विड्थ लिख सकते हो, मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। तो ये आपकी जो विड्थ है वो किसके लिए चलेगी, टेबलेट्स के लिए चलेगी। और आप यहाँ पे डिफ को बोलते हो कि जब टेबलेट वाली स्क्रीन हो तो मेरा बैकग्राउंड कलर दूसरा हो जाए। यहाँ पे मैं दे देता हूँ ये ग्रीन सा, एक्वा मेरीन, पता नहीं क्या नाम है। तो ये मेरा मोबाइल स्क्रीन। अच्छा, एक मसला है। अब मसला क्या है, CSS हो रही है कंफ्यूज, मतलब जो हमारी मीडिया क्यूरीज हैं। अब मैंने देखो यहाँ पे भी उसको बोला हुआ है कि मैक्स विड्थ 425 तक हो, और यहाँ पे मैंने बोला हुआ है मैक्स विड्थ 768 तक हो। तो इशू क्या आ रहा है, अब वो हमेशा सेकंड वाली को ही चलाएगा, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि 425 तक हमारा ये वाला कलर हो और उसके बाद हमारा ये वाला कलर हो। तो अभी हो क्या रहा है कि वो बाय डिफॉल्ट सबको उसने, क्योंकि हमने लास्ट में ये वाला रूल लिखा है तो वो सबके लिए इसको अप्लाई कर रहा है। अब इस केस में हम क्या करते हैं कि मैक्स विड्थ के साथ मिन विड्थ भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, मिनिमम कहाँ से लेके मैक्स विड्थ कहाँ तक हमारी ये वाली CSS चलेगी और उसके बाद हमारी ये वाली CSS चलेगी। लेट सपोज के अगर मैंने इसको बोला हुआ है कि मेरी मोबाइल स्क्रीन ये है और उसकी जो साइजिंग है वो 425 पिक्सल की है, तो मुझे पता है कि मोबाइल 25 तक चलेगा। अब 426 से मेरी कौन सी नई स्टाइलिंग शुरू हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ के साथ मिन विड्थ भी डिफाइन कर सकता हूँ। मिन विड्थ और मैक्स विड्थ हमने पढ़ा था, इसको मैं बोलता हूँ 2426 पिक्सल। आई थिंक इसी तरह से इसका सिंटैक्स होता है और एंड ऑपरेटर आता है बीच में। सिंटैक्स में भूल गया, देखते हैं क्या होता है। GPT से कराते हैं सही। अच्छा, ब्रैकेट में नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग ब्रैकेट बनेंगे, सही है। तो आप इस तरह से मिन विड्थ और मैक्स विड्थ कर सकते हो। ये क्या करेगा, ईच मीडिया फीचर लाइक मिन विड्थ, मैक्स विड्थ, नेक्स्ट विड्थ ऑन पैरेंथेसिस यू आर यूजिंग ओनली स्क्रीन, इट्स ऑप्शनल, इज मॉडर्न बट हार्मलेस। अच्छा, ये ऑप्शनल है, ऑनली स्क्रीन को आप छोड़ भी सकते हो, फिर भी आपका सही चलेगा। तो मैंने लिखा ये, अरे मैंने लिखा ये। अब क्या होगा कि जैसे ही मेरी विड्थ 426 होगी ना, तो मेरा 426 से 768 तक का ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी। चेक करके देखते हैं चल भी रहा है, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। ये भी एक ही कलर उठा रहा है, वो क्यों? ओनली स्क्रीन से मसला नहीं है। अच्छा, अब मैंने जैसे बताया कि ओनली क्या करता है कि फिर वो जो ना आपकी हर स्क्रीन की पिक्सल को चेक कर रहा है पहले, फिर उसको जो है ना अप्लाई कर रहा है। ओनली का मतलब है कि सिर्फ स्क्रीन पे आए, और वो यही बोल रहा है GPT भी कि ये ऑप्शनल है और हार्मलेस है, इसको यूज थोड़ा सा अवॉइड करो यूज करना। क्या लिखा हुआ है, यू आर यूजिंग ओनली स्क्रीन करेक्टली, इट इज ऑप्शनल इन मॉडर्न ब्राउजर। ठीक है, क्योंकि अब ब्राउजर जो है ना मॉडर्न हो गए। मॉडर्न ये कि इस तरह की चीजें ना वो खुद ही समझते हैं, आपको हर चीज उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर ओनली ना भी लगाएंगे ना तो भी आपकी चीजें प्रॉपर चलेंगी। और देखो वो वाकई में मसला कर रहा है हमारे लिए अगर हम उसको लगा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ तक हमारा ये वाला कलर शो हो रहा है, और उसके बाद हमारा जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो देख रहे हो कलर अपडेट हो रहा है। तो अब ये मेरा मतलब मेरे ब्राउजर को पता है, मेरे ब्राउजर को पता है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तो मतलब मैं मोबाइल में हूँ, मतलब मेरी वेबसाइट को, सॉरी ब्राउजर को नहीं, मेरी वेबसाइट को पता है जिसकी मैंने कोडिंग की है, उसको पता है कि जब मैं इस विड्थ पर हूँ तो मैं मोबाइल में अपनी वेबसाइट खोली हुई है मैंने, और जैसे ही मैं इसके बाहर आ रहा हूँ तो मैं डेस्कटॉप में आ गया, तो मेरी जो अलाइनमेंट्स, मेरी जो चीज़ें हैं ना वो डेस्कटॉप के हिसाब से सेट कर दो। अब मैं अपनी वेबसाइट को ये बोल रहा हूँ। इसी तरह से अब आगे अगर आप जाओगे बड़ी स्क्रीन पे आपका कुछ इस तरह से बैकग्राउंड नजर आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मीडिया क्यूरीज को हम यूज कैसे करते हैं। अब आप जितनी चाहो ना यहाँ पे मीडिया क्यूरीज लगा सकते हो अपने हिसाब से। अभी मैंने 2 लगाई हैं, आप 2 से ज्यादा भी लगा सकते हो। आप लार्ज स्क्रीन के लिए लगा सकते हो। वैसे मोस्टली साइजेस क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा।
हाँ वो करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि मीडिया क्यूरीज का यूसेज जो है ना इस तरह से होता है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आके थोड़ी सी जो है ना दूसरी चीज़ें करते हैं। अच्छा ये मीडिया क्यूरीज, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ सारा कोड, ताकि आप लोगों को, या बल्कि एक काम करते हैं इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, एक नई फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हम वो ग्रिड वाली चीज़ें करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस फाइल का नाम grid.html। अब देखो ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है कंटेनर। अब उस कंटेनर को आप सेक्शन बोल सकते हो, डिव बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी। सेक्शन बोल लेते हैं ताकि डिव उसके अंदर आ जाए, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगी हमारी चीज़ें। मैंने लिखा सेक्शन, सेक्शन के अंदर मैंने लिखी डिव, डिव को मैंने क्लास दी, इसको मैं क्लास देता हूँ item 1। वैसे क्लास बाद में देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। उसके बाद ये मैंने 4 डिव्स बना लिए। अब इसके अंदर सबके अंदर मैं वही बॉक्स 1 लिख देता हूँ, क्योंकि हम टोटल हमारा लेआउट जो है ना बॉक्सेस के हिसाब से ही चल रहा होता है। या हेडर कर लेते हैं इसको, ठीक है, हेडर, ये हमारा हेडर होगा। वैसे तो देखो हमेशा हेडर बनाओ तो हेडर टैग का ही यूज़ करो, ये मैं ग्रिड बता रहा हूँ इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। चलो यार छोड़ो, वो जो है ना आप इसी को हेडर बनाना शुरू कर दोगे। इसको बॉक्स ही रख लो, बॉक्स 3 और ये बॉक्स 4, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पेज में तो है ना मैंने स्टाइलिंग की वो कनेक्ट नहीं की हुई। हेलो क्या हुआ? यहाँ पे मैं लिखता हूँ grid.style, style.css या grid.css भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी सेम काम कर देते हैं। सबसे पहले मार्जिन 0, पेडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और इसको इस ग्रिड वाली फाइल में कनेक्ट करते हैं। टाइटल के बाद लिंक, ये मैंने ग्रिड वाली फाइल इसमें कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब हमारी ग्रिड की फाइल अलग से है तो इसको खोलते हैं यहाँ पे। अच्छा देखो इंडेक्स की फाइल तो बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाती है, ग्रिड वाली नहीं खुलेगी। तो अभी हमारे बॉक्सेस आ गए 4। अभी हम कौन सी स्क्रीन पे खड़े हुए हैं? बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ना ब्राउज़र की स्क्रीन जो होती है वो होती है 400 समथिंग। इसको नीचे लेके आते हैं फिर हमें वो नज़र आएगी। ये जो है ना हमारी, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है वेबसाइट्स का 1440 पिक्सल। ये हमारे ब्राउज़र्स का साइज़ होता है। मतलब आपकी स्क्रीन चाहे कितनी बड़ी हो। अब ये जो LCD, ये जो LED है, मतलब इसका साइज़ बड़ा है, लेकिन मेरी जो मैं वेबसाइट बनाऊंगा ना वो हमेशा 440 की ही बनाऊंगा। तो आपने देखा होगा मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं उसका जो कंटेंट है ना वो सेंटर में होता है थोड़ा सा। ये देख लो, अब मेरी स्क्रीन तो यहाँ तक है लेकिन मेरा कंटेंट सिर्फ इतने सेक्शन के अंदर रह है, समझ रहे हो। तो मैं 440 की ही साइज की वेबसाइट्स बनाता हूँ चाहे मेरी स्क्रीन कितनी भी बड़ी हो। तो आपका कितनी भी बड़ी स्क्रीन में आपने अपनी वेबसाइट खोली भी हो, आपका कंटेंट हमेशा 440 के अंदर ही रहना चाहिए। कोई भी आइटम आपका 440 से बाहर जाएगा मीन्स के वो व्यू पोर्ट से बाहर जा रहा है, सही है। बाकी बैकग्राउंड्स वगैरह आप दोगे जाहिर है, तो इसको कैसे करते हैं वो भी हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से होता है। बस ये कि बैकग्राउंड आपने जो है ना एक रख दिया, उसके अंदर आपने कंटेनर बना के उसकी साइजिंग को फिक्स कर दिया कि आपकी जो वेबसाइट की विड्थ है ना वो हमेशा इतनी रहेगी। वेबसाइट का आप साइज कितना भी बड़ा हो, देख लो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो आपका नजर आएगा, लेकिन जो आपकी वेबसाइट के एलिमेंट्स है ना वो 440 की साइज के अंदर ही हमेशा रहते हैं बस। तो अब इस मैंने जो सेक्शन बनाया ना उसको मैं सबसे पहले सेक्शन को कॉल करता हूँ, और सेक्शन के अंदर हम डिस्प्ले ग्रिड देते हैं। अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको टेम्पलेट्स नहीं बताया, ठीक है, कि मेरे ग्रिड के अंदर टेम्पलेट्स कितने हैं। अगर हम इसका देखें कि ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये पूरा एक कंटेनर है, उसके अंदर हर एक कंटेनर अपने आप में एक ये बना हुआ है।
और आप इसको थोड़ा सा गैप दे दो ताकि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएं। अब एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपके 4 बॉक्सेस कैसे रखे हुए हैं? बाय डिफॉल्ट क्या होती है डायरेक्शन लेआउट बनाते जब हम डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रोज में, हाँ बोलो क्या होती है डायरेक्शन? सो रहे हो उठ जाओ भाई, तुम हर जगह सोते रहते हो, वहां पे भी सो रहे थे, यहाँ पे बिठा दिया, यहाँ भी सो रहे हो। बाय डिफॉल्ट हमारे ना पूरी पूरी रोज में कॉलम्स बने हुए होते हैं ऐसे, और एक दूसरे के नीचे आ रहे होते हैं 1 बाय 1। तो आपने क्या करना है, मतलब ग्रिड क्या करता है, ग्रिड जब आप यूज कर रहे हो ना, तो आप ग्रिड यूज करके बता रहे हो कि आपके जो बॉक्सेस हैं अंदर वाले, वो एक रो में कितने आएंगे। अब ये सारी रोज हैं, अब हमने ना उसको बताया हुआ नहीं है कि एक रो में कितने कॉलम आएंगे, तो वो क्या कर रहा है, पर रो एक कॉलम बना के हमें दे रहा है। इसी तरह से आप देख रहे हो, तो ये पर रो हमें एक कॉलम ही मिल रहा है हमेशा। अब आप क्या कर सकते हो, इसको सेक्शन को जो हमने ग्रिड दिया है ना, उसको आप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम बता सकते हो 2 नहीं बताओगे आप, ऑटो उसकी विड्थ बताओगे। आप बोलोगे ऑटो से बाय डिफॉल्ट ऑटो लेता है, ऑटो नहीं 1FR यूज करते हैं, 1FR। आप देख रहे हो, अब उसको 1FR हमने 2 दफा दिया ना, इसका क्या मतलब हुआ, अब रो के अंदर 2 कॉलम्स बना दो। पहले वो सबको एक ही एक कॉलम बना रहा था, 1FR मैंने दिया तो उसने इक्वल साइज के 2 कॉलम बना दिए। और अगर मैं 2FR कर दूं, तो अब जो दूसरा वाला है वो 2 की जगह लेगा, 2 का मतलब थोड़ा सा ज्यादा, और 1 छोटा लेगा। तो ये जो इस साइड वाले जो बॉक्सेस हैं, जो कि हमेशा रो के अंदर दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, देखो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। अब ये इस रो का पहला कॉलम है, ये इस रो का दूसरा कॉलम है। इसी तरह ये इस रो का पहला कॉलम है और ये इस रो का दूसरा कॉलम है। तो हमने इसको बोला पहला कॉलम 1FR, दूसरा कॉलम 2FR। तो इसीलिए वो 1FR छोटा बना रहा है और 2FR थोड़ा सा बड़ा बना रहा है कॉलम को। इस तरह से ये हमारा ग्रिड का पूरा चलता है। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये सारा कोड मुझे लिखना पड़ेगा, तुम लिखवाने में लगे हो। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, आइटम्स जो बनाए हुए हैं ना, उनको ग्रिड एरिया दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम इसको बोलते हैं क्लास आइटम 1, ठीक है। इसी तरह से सबको क्लास दे देते हैं, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। तो हम 4 कॉलम रखते हैं फिलहाल के लिए। अब ग्रिड में हम आके हम क्या करते हैं कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जैसे इन्होंने डिफाइन किया है ना यहाँ पे, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज क्या होता है, शॉर्टकट होता है। इस शॉर्टकट को यूज करके ना आप पूरे वेबसाइट के डिजाइन का टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें उन आइटम्स को ना ग्रिड एरिया देना होगा। ग्रिड एरिया क्या बताता है कि इस ग्रिड में इस कॉलम का नाम क्या होगा, मतलब जो हमने ग्रिड ऊपर कंटेनर में ग्रिड बनाई है, लेट सपोज के मैंने डॉट आइटम 1 किया और उसको ग्रिड एरिया हेडर दे दिया, ठीक है। हेडर ग्रिड एरिया हेडर दे दिया। इसी तरह से आप बाकी चीजें भी दे सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि डैशबोर्ड टाइप का कुछ लेआउट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो आइटम 2 है ना, डॉट आइटम 2, उसको मैंने ग्रिड एरिया साइड बार दे दी, उसका नाम मैंने दे दिया साइड बार। और आइटम 3 जो है, अब ये मैं कहां से लिख रहा हूँ, आइटम 3, आइटम 1, आइटम 2, वहां पे मैंने सबको क्लास दी हुई है, ग्रिड एरिया। भाई उठ जाओ, मुझे नींद आ रही है तुम्हें देख देख के। इसको हम बोलेंगे मेन कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर हमारा मेन कंटेंट होगा। और लास्ट में आइटम 4, उसको हम ग्रिड एरिया क्या बोलेंगे, फूटर। तो हमने इन चारों आइटम्स को एक एक नाम दे दिया, जिस नाम से हम उसको ऊपर कॉल करेंगे। जी कुछ बोल रहे हो? तो हम क्या करेंगे, ग्रिड बना लिया, उसके बाद चारों बॉक्सेस को हमने नाम दे दिया स्पेसिफिक। अब इन नाम्स को हम ऊपर यहाँ पे ग्रिड, जो हमारा ग्रिड बनाने के लिए शॉर्टकट है ग्रिड टेम्पलेट एरिया, इस एरिया के अंदर ना हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूँ 1FR को,
और ग्रिड को नीचे ले आते हैं और ये गैप भी हटा देते हैं। सही है। अब मैं यहाँ पे अगर अभी आप देखो तो मेरे पास कुछ इस तरह से मेरे पास बॉक्सेस बन रहे हैं। बाकी काम कहाँ चले गए? डिस्प्ले ग्रिड। अच्छा, हमने उसका डिफाइन नहीं किया ना टेम्पलेट। अब हमें टेम्पलेट भी बताना है पहले। तो ये अभी सारे जो है ना उस तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट क्या था, क्या प्रॉपर्टी थी, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब इसके अंदर ना आप स्ट्रिंग्स में वैल्यू देते हो। स्ट्रिंग पता ही होता है, स्ट्रिंग वो वाली स्ट्रिंग नहीं बोल रहा मैं चलो बाद में देखेंगे स्ट्रिंग क्या होती है। इस मतलब ये जो कोटेशंस में इन्होंने वैल्यू लिखी हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोटेशन लगाओगे पहले। अब इसके अंदर हमने ग्रिड एरिया नीचे क्या दिया है, पहले वाले को हेडर। आपने हमेशा हेडर को देखा होगा पूरा टॉप पे आता है, पूरी विड्थ लेता है। लेट सपोज कि मैं 12 के हेडर बनाना चाह रहा हूँ। मैंने हेडर को 12 दफ़ा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का मैंने बोला हेडर बन जाएगा, तो वो पूरा टॉप पे मेरा हेडर बन जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा से लगाऊंगा। अच्छा, इसको ना आप दोबारा से इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे ये दी हुई है, इस तरह से दोबारा लगा के। अब इसके अंदर हमारे पास हेडर में अगर आप डैशबोर्ड देखो ना, डैशबोर्ड के डिजाइन किस तरह से होते हैं। मतलब टॉप पे हेडर होता है, एक साइड बार होती है जिसके अंदर कुछ मेन्यूज बने होते हैं और एक मेन कंटेंट होता है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे साइड बार कॉल करूंगा। ये जो हमने नीचे इसको ये दिया हुआ है, ये रेड क्यों हो रहा है? अच्छा, मैंने ये नहीं आएगा, ठीक है। साइड बार को मैं देना चाह रहा हूँ 4 दफ़ा। देखो मैंने 12 दफ़ा हेडर लिखा है ना, तो मेरी ग्रिड कितनी दफ़ा की बन गई, कितने कॉलम्स की बन गई, 12 कॉलम्स की बन गई। लेकिन जो साइड बार है ना, वो मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ 4 कॉलम्स में आए। तो मैं साइड बार को 4 दफ़ा लिख दूंगा, तो मेरे 4 कॉलम्स में साइड बार आ जाएगी। और बाकी के जो 6 कॉलम बचे पीछे, कैसे बचे, यहाँ पे 12 थे, 12 में से मैंने 4 यूज कर लिए। अभी मेरे पीछे कितने कॉलम बचे हैं, 6 बचे हैं ना भाई। 8 कौन बोल रहा है गिनती भी नहीं आती है आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ 6 दफ़ा मेन कंटेंट, 1 2 3। अरे हाँ यार, मैं कंफ्यूज हो गया बताते बताते, सॉरी, माय मिस्टेक। 4 और 4 और 8 12, सही है। 3 4 5 6 7, मुझे गिनती नहीं आती, सही है भाई, मेरी गलती है। 4 दफ़ा साइड बार हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट में हमारे पास आता है फूटर। तो हम फूटर को यहाँ से कॉपी करके 12 दफ़ा फूटर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी हमारे पास क्या बना, कुछ बना भी या नहीं बना, देखे हो? अब समझ में आ रही चीज़ है। अगर मैं इनको नाम भी चेंज कर दूं, मैं यहाँ लिख दूं ये हेडर है हमारा, ये हमारा क्या है, साइड बार है, और ये हमारा क्या है, मेन कंटेंट आएगा यहाँ पे हमारा, और ये हमारा हो गया फूटर। तो ये हमारा हेडर, साइड बार, मेन कंटेंट, फूटर। अगला असाइनमेंट में ना इसी तरह का देने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देख लो इसको। ये लेआउट बनाने के लिए दूंगा पूरा। अभी बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है ना कुछ हाइट विड्थ नहीं है, लेकिन आप इसको दे सकते हो, ठीक है। आप बता सकते हो कि हेडर कितनी लेगा,
साइड बार कितनी लेगा, पर लेआउट का ख्याल रखते हुए। अब हमें पता है कि इस ग्रिड में, इस कंटेनर में 12 कॉलम्स बने हुए हैं, समझ रहे हो। ये जो हमने ग्रिड बनाया ना पीछे बैकग्राउंड वाला, उसमें 12 कंटेनर। अच्छा 12 कंटेनर कैसे पता चल रहा है इसको, क्योंकि मैंने जो पहली रो बनाई है ना उसमें मैंने 12 दफ़ा हेडर डिफाइन कर दिया। अगर मैं वहां पे 8 दफ़ा डिफाइन करता ना तो फिर वो 8 की ग्रिड बना देता, समझ रहे हो। तो जो पहली रो में जितने भी कॉलम्स आपने डिफाइन कर दिए ना, ये बेसिकली मैं यहाँ रो का सीक्वेंस बता। हेलो, यहाँ पे जो है ना मैंने ये मैंने बेसिकली रो बताई है कि मेरी वेबसाइट का टेम्पलेट कैसे होगा। ये मैंने लिखा पेंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने जो 12 दफ़ा लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये मेरा टॉप पे ऐसे 1 2 3 4 इस तरह से मेरे यहाँ पे 12 कॉलम्स आएंगे। अगर मैं 4 लिख देता तो मेरी एक रो, ये मेरी एक रो हो गई पूरी, ये एक रो हो गई। अब इस रो के अंदर मैंने 4 5 5 6 7 8 9 इस तरह से समझो ये 12 कॉलम मैंने लिख दिया। अब जब मैं ये वाली लाइन लिख रहा हूँ ना, ये जो मैंने कोमा में दूसरी लाइन लिखी है, तो उसने क्या करा, एक पहले पूरा बॉक्स बनाया, यहाँ पे ये रो बनाई, ठीक है। इस रो के अंदर उसने मैंने 4 दफ़ा साइड बार लिखा, तो उसने ये साइड बार के लिए ये वाला यूज करते हैं, उसने यहाँ पे मेरे 4 दफ़ा ऐसे साइड बार बना दिए, ठीक है। और 8 दफ़ा उसने यहाँ पे ये मेन कंटेंट बना दिया, क्योंकि मैंने 8 दफ़ा मेन कंटेंट लिखा था, ठीक है। इस तरह से ये हमारे रोज बन रहे हैं और इन रोज के अंदर इस तरह से ये कॉलम्स बनते जा रहे हैं। अब समझ में आ रही है, कोई सवाल है। और लास्ट में मैंने फूटर लिखा, तो फूटर के लिए उसने क्या करा, दोबारा से एक और रो बनाई पूरी, और उसमें मैंने क्योंकि फूटर को 12 दिया है ना, तो उसने क्या करा, मेरे 12 के 12 कॉलम्स बना दिए ऐसे। अगर मैं फूटर को 12 की जगह पे 4 दफ़ा 6 दफ़ा लिख दूं या 8 दफ़ा लिख दूं, मैंने 4 माइनस कर दिए, तो क्या होगा, फूटर मेरा पूरा लेआउट खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने 12 का सीक्वेंस रखा है ना, तो हमेशा मुझे 12 का सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, सही है। तो इस तरह से आप अपने लेआउट्स बनाते हो, कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बनाते हो, क्योंकि अब फिर 4 का बनेगा सबका। लेकिन ये कि मैंने स्टार्टिंग में बताया स्टैंडर्ड क्या है कि 12 का होता है हमेशा। आप जब आगे CSS के फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे ना, बूटस्ट्रैप या टेलवेंट CSS का पता है, अभी बहुत समझ लो, कहीं पे भी कंपनी में जाओगे ना, आपसे टेलवेंट का लाजमी पूछेंगे कि टेलवेंट क्या होती है। पता नहीं इस कोर्स में है भी या नहीं, लेकिन बूटस्ट्रैप हम सीख लेंगे तो उसके बाद आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके अंदर क्लासेस आपको बनी बनाई मिलती हैं, आपको CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ उन्हें यूज़ कर रहे होते हो। तो वहाँ पे भी जो ग्रिड का सीक्वेंस होता है ना, वो हमेशा 12 कॉलम्स का सीक्वेंस होता है, ये बात याद रखनी है यहाँ पे। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी आपको 12 बना के दिखाया, ताकि आपकी आगे भी अंडरस्टैंडिंग सही रहे। अब क्या मैं इस सीक्वेंस को चेंज कर सकता हूँ, मतलब मैं क्या करूँ, अब मैं अगर इसको मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, मोबाइल स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा है, अभी तो इसके अंदर कंटेंट नहीं है, लेकिन कल को इसके अंदर कंटेंट आ जाएगा तो फिर फटेगा, ये तो चारों तरफ से निकल रहा होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें इतनी सी स्क्रीन में कैसे आएंगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे मीडिया क्यूरी लगाई थी लास्ट इसमें। अब ये मुझे पता है कि ये मेरी जो मीडिया क्यूरी है ना, वो मेरी इसके अंदर चलती है मोबाइल स्क्रीन के लिए चलती है। ये मैं लास्ट में यहाँ पे मीडिया क्यूरी लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इस मीडिया क्यूरी के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने जो टेम्पलेट्स के सीक्वेंस है ना, मैंने सेक्शन को दिया है, ठीक है, सीक्वेंस। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेक्शन को यहाँ पे दोबारा से कॉल करूंगा, सेक्शन को मैंने कॉल किया। अब पता है मुझे सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको पूरे को भी लिख सकता हूँ। अब ये तो सेम हो गया, लेकिन हमें मोबाइल पे इस तरह से लेआउट नहीं चाहिए। मोबाइल पे हमें कैसे लेआउट चाहिए, अक्सर आप देखोगे मोबाइल के ऊपर साइड बार्स नहीं होती। साइड बार के लिए एक मेन्यू आइकन होता है, उस पर क्लिक करते हो तो आपकी साइड बार ओपन होती है। मैंने शायद बनाया होगा अपने उसमें, ये देखो इस तरह से आइकन आता है। अब इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये मेन्यू खुल रहा है,
या मैं अगर आपको इसमें तो क्या मोबाइल मैंने बड़ी स्क्रीन पे भी रखा हुआ है, तो वो तो क्लाइंट्स के हिसाब से होता है कि आपका क्लाइंट कैसे चाह रहा है। बट अब इसमें ये मेन्यू बना हुआ है, मोबाइल स्क्रीन पे मेन्यू गायब कर सकते हो ना अब आप, ये अब आप कर सकते हो या नहीं ये वाली चीज़। भाई मैंने क्या करा, मैंने उसको बोला मोबाइल स्क्रीन पे जो मेरा मेन्यू बने हुए हैं ना उसका डिस्प्ले नन कर दो, वो नज़र ही नहीं आएगा, और डिस्प्ले इसका विजिबल कर दो। तो इस तरह से जब क्लिक करोगे आपका मेन्यू कुछ इस तरह से खुलता है। कर सकते हो ना ये सब चीज़। आप मोबाइल स्क्रीन पे डिस्प्ले नन और उसके ऊपर डिस्प्ले वो अब अगली क्लास में करेंगे, अभी टाइम इतना नहीं है। मैं आपको फिलहाल के लिए जो चीज़ें चल रही है ना वो बताता हूँ। अब यहाँ पे ना मैं इस मोबाइल के लिए ना अलग से टेम्पलेट्स की सीक्वेंस डिफाइन कर सकता हूँ। लेट सपोज के मुझे साइड बार नहीं चाहिए मोबाइल की स्क्रीन पे। मेन कंटेंट, मेन कंटेंट, मैक्स विड्थ 425 पिक्सल। क्या मुझे यहाँ मिन विड्थ भी देनी पड़ेगी? बल्कि मैक्स विड्थ दे दी, इसको चलना चाहिए। ये तो आ रहा है। मैंने 4 दफ़ा साइड बार लिखे हुए थे, तो मैं क्या करता हूँ 4 दफ़ा मेन कंटेंट लिख देता हूँ इन साइड बार को रिप्लेस करके। अब मैंने 12 दफ़ा हेडर लिखा हुआ है, 12 दफ़ा मेन कंटेंट लिखा हुआ है, तो मेरा जो साइड बार है ना वो कुछ इस तरह से नीचे आ गया। और मेरे हेडर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या बल्कि मैं पूरा भी ना इस तरह से भी, क्योंकि हमें मोबाइल स्क्रीन पे 12 कॉलम्स तो चाहिए नहीं, हम एक कॉलम भी रख सकते हैं। मैं मेन कंटेंट को ऐसे हटा के, फूटर को भी ऐसे हटा के कुछ इस तरह से कर दूं, तो अभी भी मेरा वो उसी तरह से काम कर रहा है। बट सम हाउ इसको जो है ना ऊपर वाला ग्रिड एरिया मिला हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, डिस्प्ले रन करना पड़ेगा, एक तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। और टेम्पलेट्स के लिए हम 12 दफ़ा बार बार जो कर रहे हैं ना उसकी जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा इशू कुछ और है। डीबगिंग आनी चाहिए लाजमी आप लोगों को। बिना डीबगिंग के ना फिर मुझे मैसेज ही करते रह जाओगे, सर ये नहीं हो रहा, कैसे होगा? जो लोग आप अभी तक आप लोग कर रहे हो, डीबगिंग ऐसे करते हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ। डीबगिंग का मतलब होता है कि कोई इशू आ रहा है तो आपने उसको रिजोल्व करना है, ना कि आपने किसी से पूछना है। कल को आप कहीं काम करने जाओगे ना, सब अपने कामों में लगे हुए होते हैं। अब आपको कोई टास्क दे दिया, आपसे हो नहीं रहा, बताना ये कैसे होगा वो कैसे होगा, वहाँ नहीं होता। तो अभी से प्रैक्टिस करोगे ना चीज़ों को सोल्व करने की, तो आगे अभी आपको हेल्प मिलेगी। अब तो जीपीटी ये बहुत चीज़ आसान है। पहले जीपीटी नहीं था तो हमें चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी, अभी आपको हर चीज़ ये देता है। आई नीड, अच्छा ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे
और मोबाइल पे 1FR हमें एक दफ़ा डिफाइन करना होगा। लेकिन बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो जाना इसके ऊपर, जीपीटी यूज़ कर रहे हो सब चीज़ों के लिए। अभी इसको जो है ना साइड में हमें साइड बार को नन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मोबाइल स्क्रीन पे साइड बार नहीं चाहिए। अब जैसे ऊपर आप देखते हो ना हेडर में मेन्यू बने हुए होते हैं, मैंने वेबसाइट का स्क्रीन छोटा किया तो मेन्यू गायब हो गया। अब लेट सपोज कि ये जो साइड बार का बॉक्स आ रहा है ना, ये मुझे मोबाइल स्क्रीन पे नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको ऊपर क्लास दी हुई है आइटम, साइड बार मैंने किस में डिफाइन किया है, आइटम 2 के अंदर। तो मैं ये कर सकता हूँ कि आइटम 2 को मोबाइल के लिए डिस्प्ले नन कर सकता हूँ। तो मेरा आइटम 2 चला जाएगा और जिस तरह से मुझे मेरा कंटेंट चाहिए था वो मेरा कंटेंट मिल रहा है। वो बेसिकली इसकी वजह से इशू हो रहा था। तो अब क्या हो रहा है कि मेरी मोबाइल स्क्रीन पे 3 चीज़ें हैं मेरे पास, हेडर फुल विड्थ, मेन कंटेंट फुल विड्थ और फूटर फुल विड्थ। अब जैसे ही मैं मोबाइल स्क्रीन को क्रॉस करके आगे जाऊंगा तो मेरी साइड बार आ गई। अब मेरे साइड बार भी शो हो गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल लेआउट्स को बना सकते हो, मतलब अपनी स्क्रीन के हिसाब से बना सकते हो। ये तो एक छोटी एग्जाम्पल है। अगर आप कोई ग्रिड बना रहे हो, अब इसके बाद में टाइम है हमारे पास 10 मिनट है, चलें इसको बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे कि ग्रिड अगर हमें बनाना है तो पर स्क्रीन पे कितने बॉक्सेस रखने हैं, करके दिखा देता हूँ जल्दी से, 2 मिनट लगेंगे। ये सेक्शन को भले हम रहने देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और सेक्शन बनाते हैं और इसको आईडी दे देते हैं कार्ड्स सेक्शन, और उसके अंदर डिव ठीक है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, ठीक है। ये हमने बॉक्स 4 बना लिया और मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया बॉक्स को, आईडी से कॉल करूँगा मैं उसको। मैंने क्या आईडी दी है उसको, कार्ड सेक्शन की आईडी दी, और हम गलत जगह CSS लिख रहे हैं। हम यहाँ नहीं लिखनी क्योंकि ये फाइल इसमें कनेक्टेड नहीं है, ये वाली फाइल कनेक्टेड है। तो मैं इसको कॉल करूँगा आईडी को, और यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करूँगा, डिस्प्ले ग्रिड, और ग्रिड करने के बाद मैं कॉलम्स में डिफाइन करूँगा, जहाँ से ये चीज़ 1FR के 4 दफ़ा डिफाइन करूँगा तो मुझे 4 कॉलम्स मिल जाएंगे। तो अब अगर अभी देखो ना, इसको मार्जिन टॉप देते हैं ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। मार्जिन टॉप मैंने दिया 30 पिक्सल का। अब ये इस स्क्रीन पे 4 कॉलम्स हैं, लेकिन मैं इसको छोटा करता हुआ जा रहा हूँ, ये हमेशा 4 ही रहेंगे। आप चाहते हो कि मोबाइल के ऊपर आपका एक ही कार्ड शो हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस टेम्पलेट को यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो। नीचे इस मीडिया क्वेरी के ब्लॉक के अंदर आप लिखोगे कार्ड सेक्शन, यही नाम रखा था ना ये, हाँ कार्ड सेक्शन, और उसके अंदर 1FR कर दो। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो बॉक्सेस है ना, वो एक रो में एक ही बॉक्स बनता हुआ आएगा। और अगर आप इसको जूम करोगे थोड़ा सा, जब ये बड़ा होगा ब्राउजर के लिए, मतलब 400 पिक्सल की विड्थ को छोड़ के जैसे ही आगे निकलेगा तो एक स्क्रीन पे 4 बॉक्स हो जाएंगे। इस तरह से आप बॉक्स वाले लेआउट भी कर सकते हो। और मेन कंटेंट हमने पूरा हेडर का डैशबोर्ड बनाया। बेसिकली मैं आपको ना डैशबोर्ड का डिज़ाइन बता रहा था कि किस तरह से होता है। ये हमारे डैशबोर्ड्स होते हैं, अगर किसी को नहीं पता हो। उसके अंदर ये साइड बार होती है, ये हेडर होता है, और ये मेन कंटेंट होता है जिसके अंदर आप दूसरी चीज़ें रख सकते हो, और इसी तरह से नीचे फूटर होता है। तो अगला असाइनमेंट कुछ इसी तरह का मिलेगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और अब जो असाइनमेंट नहीं कर आएगा ना, तो अभी फिर आप लोगों को पता है, सही है, लाजमी जो है ना, अब थोड़ा सा असाइनमेंट का टाइम भी बढ़ाएंगे, मतलब ये कि वीक में एक असाइनमेंट करेंगे बस। तो पहले तो आपने ये काम करना है कि अगली क्लास से पहले ना सारे असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। वरना देखिए
मैं नहीं चाह रहा कि फिर हम उस तरह से चलें। टेस्ट में बहुत ख़राब स्कोर आया सब स्टूडेंट का, मतलब कुछ ही पास हुए हैं। अभी मुझे पता नहीं है, वहाँ पे भी जाऊँगा तो पता चलेगी चीज़ें। खैर पहले क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव हमने पढ़ लिया। इसी तरह से हम मीडिया क्यूरीज का यूज़ करके जो है ना सारी चीज़ों को कवर, अपनी हर स्क्रीन को कवर कर सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई सवाल है आज के टॉपिक से रिलेटेड, ग्रिड से रिलेटेड? नहीं है, चलें क्लास को ख़त्म करते हैं फिर।